before we dive into today's topic, let's think about what our lives would be without it. So just to give you a brief idea, we are going to talk about the history of internet, how it came to be, what are the important movements, who are the important contributors, and how is it that आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो इतना हमारे लाइफ के साथ इनविशिएट कैसे हो गया एक तरीके से. So before we dive into the history of things, what do you think your lives would be today if we didn't have the internet? First of all, we wouldn't have this. हाँ, वही फर्स्ट थिंग वही चीज है कि हम यहाँ पे ये कैमरा के सामने नहीं बैठे होते या फिर कोई भी मैसेज या वीडियो कन्वे नहीं कर पाते Right. बाहर. Baki, how would it impact your individual lives? Like from the time you wake up to the time you go to sleep. It's like almost there are a lot of things throughout the day जिसके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी इंटरनेट के ऊपर है. Right. मॉर्निंग में अपना डे का प्लानर देखना, मेल्स चेक करना, आपका जो भी मीटिंग्स है उसके लिए रिमाइंडर्स के लिए इंटरनेट पे डिपेंड है हम. फिर घर से अगर हम निकल रहे हैं कहीं पे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, देन वी नीड लाइक मैप नेविगेशन के लिए वी आर यूजिंग. Otherwise, we would get confused between Kharghar and Kandivali, and that's a true story. I have been to Kharghar instead of Kandivali, and people in Mumbai know. और जो नहीं है, they can Google the two places. ये मैप लोकेशन दिखा रहा हूँ कितना दूर है. वही फिर उसके लिए आपको क्या करना. So again, if you are going to book a cab, again आज के टाइम में you can simply use an app and उसके आप थ्रू आप कर सकते हो. Right. हमें भूख लग रही है, suddenly you want to order something, उसके लिए you have food delivery apps available. क्या order something. सारी चीजों में आपको पेमेंट. So अभी पहले क्या होता था, like अभी कुछ भूख लगी है, so हमें we have to go down, बाहर जाओ, देखो रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे आसपास के जो रेस्टोरेंट या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहीं से कुछ ऑर्डर कर सकते हो. आज आपके पास दूर दूर से भी अच्छे अच्छे बेस्ट ऑप्शंस वो भी घर बैठे बैठे आपके पास आने वाले हैं. पहले वॉलेट कंपलसरी था, आप बाहर निकल रहे हो वॉलेट आपके पास होना चाहिए. आज पेमेंट सिस्टम इतना इजी हो गया है, लाइक फोन होना चाहिए. स्पेशली इन इंडिया या यूपीआई का डेवलपमेंट हुआ है. आपको वही फोन आपके साथ में, यू फील सिक्योर कि भाई मुझे टेंशन नहीं, टेंशन जा सकता हूँ या कहीं भटक गया तो घर पे वापस आ सकता हूँ. बेसिकली एक कनेक्टिविटी का मीडियम हो गया. करेक्ट. राइट. आज हम लोगों को से हो, जगह से हो, किसी चीज से हो, मीटिंग्स के लिए पहले हम लोगों को कभी किसी से मिलना होता तो जाना ही पड़ता था सामने. आज आपके पास ऐसे ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. कहीं भी आप हैं, लाइक और किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में भी अगर आपको किसी से मीटिंग करना है, यू कैन सिंपली कर सकते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीजें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वही बिजनेस पर्सपेक्टिव से इफ यू कैन ऐड कुछ चीजें कि कैसा होता अगर हम लोग सोचे कि आज के टाइम पे आप मिलियन डॉलर बिजनेस रन कर रहे हैं. अभी ना आपका चलो स्टार्टअप है, राइट. विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट इमेजिन. देयर आर स्टार्टअप्स जो इंटरनेट बेस्ड हैं और जो मिलियंस एंड बिलियंस बना रहे हैं. Yeah, and I think आज के टाइम पे your most valuable companies, those are all either IT related or internet related. Yes. And one of the Microsoft most important things, as you mentioned, the internet has made it possible today to have the Amazons of the world, the Flipkarts, Right. the Zomatos, the PayU Moneys or the Paytms of the world, right? Because let's imagine a transaction on Amazon. Let's say if I had to get this tab, I go to Amazon, I click okay, the tab name, I click add to cart, make the payment, select direct credit card, EMI, whatever option I want, and done. Tomorrow the tab is at my home. Correct. Let's remove this. Let's remove internet from this. What happens is, first to get this tab, I used to roam from store to store. And even first to get the information कि कौन सा टैब चाहिए. तो पर्चा खुलेगा महीने में जब एक बार वो आता है मैसेज कोई आएगी. आज हमको जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट हमें पता है कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हम यहीं पे बैठे बैठे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. Right. जो अगर ये नहीं होता तो आपको You know how to sort out the dupes. राइट. और इंटरनेट चाहे वो आपके फैशन में हो, टेक में हो, you know how to get the real thing. Right. Then you get to, as he said, get to know about the actual information about data.
उसके बाद you get the actual location of the tab, फिर पेमेंट के लिए because we don't carry 50,000 ऐसे ही आराम से, और इलेक्शन टाइम में आप कैरी करोगे तो वैसे ही हवलदार पकड़ लेगा। एटीएम सर देयर वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, एटीएम नहीं आपको बैंक जाना पड़ता, इलेक्शन से फिर बैंक जाने के लिए अभी कल जाना, and then कल लंच टाइम पे जाके लंच टाइम पे जाके देन सैटरडे संडे वो स्लिप भी हैंड लेके बैठना। इलेक्शन से एक चीज ये है कि वो इंटरनेट इस आज के टाइम पे जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके इसने दिया है, इंटरनेट एज अ प्लेटफॉर्म अगर ले, इससे बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म नहीं है कोई। आप Totally agree. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। चलो इंडिया की बात करेंगे, यहाँ के जो कैंपेन्स हो रहे हैं हेवीली मार्केटेड ऑन इंटरनेट, Yeah. काफी बड़ा इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करते हैं। और चलो लाइव कॉन्सर्ट या फिर सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट्स की भी बात करोगे आप, तो जो मिलियन बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, आप जैसे ऑनलाइन चीजें देख रहे हो, आपका लॉकडाउन में हमने देखा कितने कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन होंगे, राइट। एक मेटावर्स। सबसे इम्पोर्टेंट, लॉकडाउन बिना इंटरनेट के इमेजिन करो, दैट्स पॉसिबल था। समथिंग कितना ताली बजाओगे। अगर 2003 में नोकिया 1310 के साथ लॉकडाउन आता, लूडो गेम कितना खेलते हैं, सारे बिजनेसेस सरवाइव कर गए बिकॉज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि आप लोगों से कनेक्टेड रह पाए थे। सबसे बड़ा चीज वही जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया इंटरनेट ने, कनेक्ट रह पाना और ग्लोबली कनेक्ट रह पाना। and we are currently thinking about the personal gains, the business gains, but in some ways were also very big emotional gain, because you are connected with your families and friends, Right. even though you cannot physically meet them for months. It was also very stable for many people emotionally. So like there were times when this postcard चलते थे, हम्म, तो उस वक्त आपको एक किसी को अगर अपने फैमिली मेंबर्स अगर आप कहीं पे बाहर हो और आपको उनको कुछ भेजना है, मैसेज भेजना, तो उसके लिए आप एक चिट्ठी लिखते थे, भेजते थे, जो पहुंचने में ही हफ्ता भर 10-15 दिन लगता था, एंड उनसे फिर रिप्लाई आने के लिए अनदर 10-15 डेज आपको लगता था। आप करके इसकी नवंबर के बाद में दैट वाज द चैलेंज उस समय। और आज इट्स लाइक कोई दूसरे शहर दूसरे देश में भी बैठा हुआ है, हमने जस्ट ऑन किया व्हाट्सएप कोई भी ऐप, वीडियो कॉल कर रहे हैं, बात कर So रहे हैं। again, one of the important connectivity, finance, इकोनॉमी economy, नेशनल लाइक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमी का उसने जो बूस्ट दिया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। and this has been very transformative for some countries, especially the country of Tuvalu. So Yes. we all know कि इंटरनेट पे हमें .com वगैरह तो हमें पता है, Right. but countries के आईडीज होते हैं, जैसे इंडिया का .in है, Right. UK का .co.uk है, TLDs होते हैं। Tuvalu is a small island. I don't think population is some thousands of people, but उनका जो TLD है, that is .tv. So just imagine the millions they are raking in just from that right. .tv, which people, organizations want. People are like Exactly. And similarly, I think we need to search this, but .ai करके किसी country का है, Albania या ऐसा, which is again something which will bring massive economical input to the country. जो अगर internet नहीं होता, that wouldn't exist. The TLD wouldn't exist if you didn't have an internet. right. So Yes. being that transformative for some countries, जिनका economy would have been like, if you imagine Middle East without oil, what was the economy of Middle East before oil? It's similar to that for them. Right. So imagining that importance of internet, how do you guys think it all started? नीड आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो necessity is the mother of invention. हिंदी में आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा कोट है। तो Right. जब तक हमें इंसानों को जरूरत नहीं फील होती कि अब ये तो चाहिए, तब तक वही शायद ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर इनोवेटिव वाला क्रिएशन हो पाता है। अभी इवन अगर हम लोग ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इनोवेशन वी थिंक की टायर है, The wheel of wheel, right? राइट। उसके बाद आई फील कि इंटरनेट सेकंड, आप उसके बाद Fire, wheel and internet. और वही रोटी कपड़ा मकान बेसिक ह्यूमन नीड्स में आता है। लेकिन वही इमेजिन करो यार, रोटी कपड़ा मकान ये तो है ही, अब ये तीनों मैं आपको दे देता हूँ और बोलता हूँ आपका फोन नहीं मिलेगा, आपसे आपको फोन भी देंगे बिना इंटरनेट के। आपको नोकिया 3310 दे दिया जाएगा, ये लो अपनी जिंदगी चला लो रोटी कपड़ा मकान से। इंसान को रोटी नहीं मिलती है, भूखा रह लेता है, हाँ, कहीं भी रह लेगा, घर के अंदर है, घर के बाहर है, कहीं भी रह लेगा, वेट कर लेगा, इंतजार कर लेगा, उसके बाद इंटरनेट अवेलेबल है।
यस टाइम पास कर लेगा। वही उसी कोट से क्या था कि जो एक बहुत और एक पॉपुलर कोट है about tough times create strong men, right? Strong men create easy times create weak men, and weak men create tough times. So it's a cycle, right? And again वही warlike जो necessity वाली चीजें हैं और एक बहुत popular example the Trojan horse example from the yes. Greek mythology, Right. when they wanted to invade but they couldn't bypass the fort. Correct. तो वो घोड़े में सिपाही भर के हैप्पी बर्थडे उन्होंने भेज दिया। और फिर रात को उन्होंने उनका केक काटा। Yeah. बट ऐसा ही एक warlike situation था which laid the foundation to the internet which we had today. So I think it all started in around 1957, right? You know better about it, about the whole situation. Yeah, so in 1949 USSR ने अपना पहला एटम बॉम्ब बनाया था। In 1953 में उन्होंने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। In 1957 में USSR ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस एंड यूएसएसआर में एक तरह का कंपटीशन चल रहा था, कौन वो सुपर पावर बनेगा। Right. That was there. Which gave rise to the Cold War. Yes. सबसे बड़ा डिबेट था उन लोगों के बीच में, Right. सबसे बड़ा वॉर था। Yes. So US already atomic and nuclear power में USSR से आगे था, पर स्पुतनिक 1 लॉन्च होने के बाद यूएस को कंसर्न आने लगा अबाउट स्पेस एनवायरनमेंट की स्पेस में वो उनसे पीछे है। यूएस को ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, जो काफी पीक पर था दोनों के बीच, एंड यूएस के लिए भी था कि हम अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को कैसे स्टेबल बनाएं। दैट वाज द मेजर कंसर्न एट दैट टाइम। तो उस समय जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क वहां पर था वो सारा टेलीफोन वायर्स के थ्रू फॉर्म किया हुआ था, व्हिच इज लाइक कि अगर कहीं पर अगर सपोज कुछ न्यूक्लियर अटैक या कुछ भी होता है और एक जगह का अगर नेटवर्क वहां पे कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क खराब हो सकता है। नॉर्मल अटैक भी खराब कर देता है, इतना यस उतना वो वीक था। राइट न्यूक्लियर की भी जरूरत पूरा नहीं है। वो चेन ही फिजिकल था सा। यस, क्योंकि वो ऐसा है सब कुछ एक साथ कनेक्टेड था और उसमें अगर एक पॉइंट भी कहीं पर प्रॉब्लम आई मींस वो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन ही डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ना आप हाई कमांड में बता सकते हो, ना अपने सुपीरियर को दे सकते हो, ना आप हेल्प मांग सकते help हो, मांग सकते हो, ना आप आगे कुछ अपडेट दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। पूरा कम्युनिकेशन पूरा कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक हो गया, ब्लॉक क्या डिस्ट्रॉय हो गया। दैट वाज अ लाइक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क वाला। यस। सो अभी जब ये इशू हुआ तो व्हाट वाज द यूएसएस रिस्पांस? सो यूएस देयर माइट हैव बीन अ रिस्पांस, राइट? सो वहां पर रैंड कॉर्पोरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस ने फॉर्म की थी। दैट वाज मेनली जो कोल्ड वॉर रिलेटेड मिलिट्री रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे थे उस समय के, उसके लिए उस पे काम करने के लिए उन्होंने बनाया था। ओके। यस। एंड 1959 में एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर जिसने रैंड कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था, दैट वाज पॉल बैरन। ओके। एंड उसको ये टास्क दिया गया कि आपको ये जो कमांड एंड कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन डेवलप किया जाए। सो अभी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था वो कैसा था, एक मैसेज अगर जाएगा, वो मैसेज अगर आपके नेटवर्क में कहीं पर भी अटका हुआ है या कहीं पर भी है, उस वक्त अगर वो नेटवर्क डिस्ट्रॉय हुआ, वो आपका पूरा मैसेज नेटवर्क के साथ सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पॉल बैरन ने एक सॉल्यूशन निकाला इस चीज के लिए कि आपका जो भी ओरिजिनल मैसेज होता है नेटवर्क में, एक सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है, अगर हम उसको, एक जो चैलेंज था कि पहले कोई भी अगर सेंडर से रिसीवर मैसेज पास होता था वो एक डायरेक्ट सीधे सीधे जाता था, व्हिच इज लाइक कि अगर कहीं पर अगर वो मैसेज ब्रेक हुआ या नेटवर्क डिस्ट्रॉय हुआ, वो पूरा नेटवर्क के साथ साथ पूरा मैसेज भी डिस्ट्रॉय हो जाए। पॉल बैरन ने एक टेक्निक निकाला पैकेट स्विचिंग का। पैकेट स्विचिंग में बेसिकली जो भी ओरिजिनल मैसेज होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज या कोई भी फाइल जो हम लोग नेटवर्क से डाउनलोड करते हैं, तो जब सेंडर से रिसीवर यानी हमारे पास जब वो आता है तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड होता है। सपोज एक 5-10 MB का अगर फाइल है, वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होगा और अलग अलग रूट्स लेगा। जब भी कोई, और वो जो पैकेट्स जो छोटे पीसेस होते हैं उनको पैकेट्स बोला जाता है, और वो एक हेडर लेकर आता है। उस हेडर में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वन इज आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, देन आपका टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं उसमें, एंड सीक्वेंस नंबर।
सो दैट जब लास्ट में डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो सारा रीअरेंज होके एक्चुअल फॉर्मेट में आपको डेटा सामने दिखाई पड़े। सीक्वेंस नंबर एज इन हर एक पैकेट को एक सीक्वेंसिंग रहता है। यस, I guess So जब that- रीअरेंज भी होगा तो तो same सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज sequence, होता है। दैट्स द रीजन कि आपको डेटा भले ही वो जो पैकेट्स डिवाइड होता है अलग अलग सीक्वेंस में जाता है, अलग अलग रूट लेता है, बट जब आपके पास आने से पहले प्रॉपर्ली वो रीअरेंज होके आपके सामने आता है। So basically, what you are saying right now कि पैकेट स्विचिंग उन्होंने डेवलप कर लिया जिससे वो मैसेजेस डीसीक्वेंस होके वापस सीक्वेंस होते थे, जो सिक्योरिटी रीजन के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है, सो दैट नेगेटिव कम्युनिकेशन अगर कोई डिसाइफर कर भी पाए तो उनका एग्जैक्ट कम्युनिकेशन क्या हो रहा है वो किसी को भी सामने ना पता चलता है, सो Right. दैट द इमिटेशन गेम पार्ट 2 डजंट हैपन। गॉट इट। तो इसमें अगर अभी एक मैसेज का कोई भी एक पार्ट एक नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, लेकिन वो नेटवर्क समझो डिस्ट्रॉय हो गया और बाकी सारे जो पीसेस है वो जा रहे हैं, तो ये जो पीस है वो अपने आप दूसरा नेटवर्क लेके जाएगा। So basically, I think the idea was कि whenever one message is going, the message automatically differentiate हो जाता है in multiple Breakdown parts हो जाता है। and it selects the path of least resistance. So basically, it is going, every packet is going through a path of least resistance. If a packet is lost, which is the question which you are asking, that small packet can easily be resent. So that's why कभी आप कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करते हो, पैकेट लॉस, डेटा लॉस कुछ नहीं आता है, बट इजीली रिसेंड होके वो वापस भेजा जा सकता है। Okay. And once it is at the receiver's end, it easily realigns itself with the original number code so that you receive the end message. So, but how did this come to be? Like ये क्यों? सो पहले जो नेटवर्क था दैट वाज सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मींस एक मेन सेंट्रल सर्वर होता था जो पूरा नेटवर्क को कंट्रोल करता था। सो जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, अथॉरिटी देना, कमांड्स देना, वो सारा चीजें उस सेंट्रल सर्वर से प्रोसेस होता था और बाकी जितने भी नोड्स उसमें कनेक्टेड होते थे वो सारे यूजर्स होते थे। Correct me if I'm wrong, जो तुमने पैकेट स्विचिंग बताया, इट मींस कि स्टेशन ऐसे स्टेशन भी एक मालगाड़ी जा रही है, ठीक है। सिनेरियो 1 में जब सेंट्रलाइज नेटवर्क था तो सारे डब्बे सारे गाड़ी एक ही ट्रैक से जा रही है एंड वो ट्रैक में कोई भी खराबी आया तो पूरा गाड़ी स्टक, ठीक है। एंड इन दिस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क मालगाड़ी के सारे डब्बे में हमने नंबर लगा दिए, अलग अलग ट्रैक से भेज दिया और स्टेशन बी में जाके वो रीअरेंज हो गया। करेक्ट, बट ये डिजिटली हो रहा है इसलिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ा। राइट, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो दिस नेटवर्क जो Yes. सेंट्रलाइज नेटवर्क था, अब ये आप बोलोगे कि डिसेंट्रलाइज हो गया। सो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या था? हाँ। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इज कि एक सेंट्रल सर्वर है जो पूरा नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली जितने भी उसके अंदर यूजर्स हैं उनको कमांड देने का काम, उसमें डेटा प्रोसेसिंग का काम, डेटा ट्रांसमिशन का काम, सारा चीजें जो भी होने वाला है वो सब सेंट्रल सर्वर से होके ही गुजरने वाला था। तो यूएस का जो करंट कम्युनिकेशन सिस्टम था वो आप उस बोल समय रहे हैं कि ये वाला था, सेंट्रलाइज्ड था। करेक्ट। मैट्रिक्स मूवी देखी है, हाँ देखिए। उसमें कैसा वो सोर्स होता है, तो दैट वाज सेंट्रलाइज्ड पावर और जितने भी ह्यूमंस थे उसके एग्स थे, एग्जैक्टली। तो दैट वाज कि वो एक सोर्स को उसने मार दिया कि अगर इसने तो सब मर सब गया। चला गया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइज्ड ओनली हम जो ह्यूमंस अभी अर्थ में हैं, hopefully not in a matrix and we are making our individual decisions. राइट। That's Exactly. So we are decentralized building individual businesses, individual states, head of states, countries and all that. So that is decentralized in a way. राइट। सो डिसेंट्रलाइज्ड इज बेसिकली हर इंसान अपना, हर नेटवर्क, हर नोड्स जितने भी उस नेटवर्क में हैं वो अपने कमांड्स, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वो खुद इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा सेंट्रल सर्वर नहीं है जो सबको कनेक्ट, सबको कंट्रोल कर रहा है। तो विच इज लाइक कि अगर एक नोड डिस्ट्रॉय होता है या प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से बाकी का नेटवर्क पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, बाकी का नेटवर्क एज इट इज चलता रहेगा, जो कि सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में एक बहुत बड़ा इशू था कि अगर एक जगह भी प्रॉब्लम हो जाता है उससे पूरा आपका नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जो अथॉरिटी कह लो वो सेंटर पे। यस, राइट। यहाँ पे हर एक नोड पे अपना अथॉरिटी था, उसको जो भी डेटा ट्रांसमिशन, स्टोरेज, कंट्रोल करना, वो सब हर एक नोड के पास था। इससे सिक्योरिटी भी इंप्रूव हुई थी। एज इन आज
जो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या था, सारा का सारा डेटा आपका एक ही जगह पे स्टोर होता था और वहां से प्रोसेस हो रहा था। अभी क्या हो गया है कि अब अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है। तो अगर कहीं पे कुछ अगर अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो आपका सारा का सारा डेटा लीक नहीं होगा या सारा का सारा डेटा इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। So this was the solution for US का जो करंट प्रॉब्लम था, उसका ये सॉल्यूशन पॉल बैरन ने, आप बोल रहे हो, निकाला कि राइट आपको डिसेंट्रलाइज्ड डेटा बनाना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, ताकि आपका अगर यूएसएसआर कल को कभी बॉम्बिंग करता है या फिर कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी कर रहा है, यू विल बी ऑन अ सेफर साइड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? राइट सो ठीक है, हम लोग वापस रिकैप करते हैं कि ये सब कनेक्टेड कैसे इंटरनेट से। हाँ, उस पे तो आई नहीं, दिस इज नॉट ये इंटरनेट। this we is understand. not ठीक है। internet, yes, हाँ। this is the base जिससे इंटरनेट आगे जाके बना। ओके, कैसे? दिस इज लाइक ये बेसिक आइडिया जो आज भी अगर हम इंटरनेट देखते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। वहां पर आज भी हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट स्विचिंग और पूरा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ये बेस आइडिया था जो लाइक जब इन्होंने पैकेट स्विचिंग का आइडिया बनाया तो गवर्नमेंट ने इसको अवॉइड किया था बोल्ट बार्नेक को। So I think इसके बाद ही like जो DARPA था, which was the defense organization for the US government, they awarded a contract to BBN, right? So to Correct. create ARPANET. Right. So ARPA was the agency, Advanced Research Project Agency, Okay. जो यूएस के ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। Okay. DARPA was the Defense Advanced Research Project Agency. So जब ये बेसिक बन गया था, then they thought of creating a network, ARPANET, which is in today's world it is internet. Which has evolved to become the Yes. Pokemon का विकसित रूप है। Correct. सो अभी तक ये समझ में आया कि इंटरनेट एक आवश्यकता थी। वो आवश्यकता तब महसूस हुई जब एक वॉर लाइक सिचुएशन यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। पॉल बैरन को अपॉइंट किया गया था ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए which cannot be destroyed even if a nuclear attack happens to US, राइट? ये वाली चीज अगर होती, यूएस पे अटैक होता, तो भी हमारा कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांगली वहां पे खड़ा रहे, हमारा कम्युनिकेशन उनका कैसे purpose चले, वो था। इनका ये पर्पस था। Right. पॉल बैरन केम इनटू पिक्चर, जिसने Yes. ऐसा कुछ नेटवर्क का एक आइडिया प्रेजेंट किया जहाँ पे पैकेट स्विचिंग एक चीज थी, जिसकी वजह से आप ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड कर सकते थे जो कि आगे आने वाले कोई भी वॉर लाइक सिचुएशंस में भी आपका कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, Right. बिकॉज इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड until हमारा जो सारा कम्युनिकेशन था वो टेलीफोन वायर की थ्रू था। Correct. तो जैसे कि आप वायर बीच में से काट दो, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। Right. तो उसी तरह का सिचुएशन था कम्युनिकेशन का डिफेंस के लिए, यूएस डिफेंस में भी। Once this was done, to DARPA appointed BBN to create ARPA. Yes. And one of the first projects, or one of the most important projects which ARPA worked on, was ARPANET project, Right. which is the internet ARPANET का project. मेन मेजर फोकस तो था। बेसिकली आप ये बोलो कि इंटरनेट जो आज के डेट में है, अर्लियर इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो था ARPANET, स्टार्ट ARPANET से हुआ Yes. था। So एकेडमिक पर्पस से, एकेडमिक रीजंस की वजह से ARPANET का, जैसे कि जो एक जो नेटवर्क बनाया था, दैट उसका प्राइमरी पर्पस था डिफेंस। राइट, ARPANET जब बनाया गया था उसका प्राइमरी पर्पस था एकेडमिक नीड्स के लिए। जैसे यूनिवर्सिटीज को अपना डेटा शेयरिंग या डेटा ट्रांसफर करने के लिए बहुत चैलेंजेस होते थे। ठीक है, so universities का I think the main problem, a couple of main problems was, one was redundancy in research. Basically कि university one is doing research on something, the same research topic पे बाकी universities भी काम कर रहे हैं। तो जितने, एक तो तुम्हारे bright minds या जो scientists थे, when academics, whenever they are working on a problem, they didn't want it to happen in a way like कि team 1 is working, university 1 is working from 0 to 5. Simultaneously, university 2 is working from 0 to 4. University 3 is working from 0 to 6. Same problem पे आप 0 to 3, 4 जा रहे हो, तो एक ही अगर वही चीज यूनिवर्सिटी 1 अपना डेटा रियल टाइम में 2 और 6 के साथ शेयर कर पाती, तो rather than going 3 buildings simultaneously, slow progress, they could build upon each other's work. तो जो काम अब तक मैंने किया, आप उस पे आगे बिल्ड कर पाओगे, आप अपना एफर्ट्स उसके ऊपर बिल्ड करने में लगा पाओगे, तो दैट रिसर्च का डुप्लीकेशन ना हो, दैट वाज वन इम्पोर्टेंट थिंग।
Other important thing was I think time sharing. Just say the processing speed if they could share with each other's network. Right. So that would help them to get more computing power, because as we know, even until NASA sent the first man to moon, the processing speeds or the storage spaces which they had was hardly in MBs. And आज के time पे we get a SanDisk का chip card of 128 GB. Right. And वो लोग ने भाई MBs के space में आदमी को चांद पे पहुंचा दिया था. 1 TB का पासपोर्ट साइज आप हार्ड डिस्क लेके घूम सकते हो। Right. आज के time में, but उस समय सोचो MB पे, तो that processing speed became that much the need of the hour, wherein if some systems are not being used currently, तो आप उनका processing speed लेके आप उनके आप दूसरे सिस्टम्स में इसको यूज कर सकते हैं। exactly आज के टाइम पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग बोल लो, exactly जैसे एआई बोल लो, आप एआई चल रहा है, उसका पूरा कंप्यूटिंग, आपका प्रोसेसिंग जो होता है इंफॉर्मेशन का, वो क्लाउड पे ही हो रहा है। राइट। so I think कुछ 4 universities थे, right? राइट। हाँ। इनिशियल US रिसर्च में आए थे। Right. UCLA आई गेस था, एंड कैलिफोर्निया का California. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, the University of Stanford Research Institute, Stanford Research Institute और University of Utah। Yes. राइट। ये चारों के बीच में आप बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन पहले एस्टैब्लिश हुआ। तो basically So, UCLA, yeah. Stanford, Michigan and Utah, ये चार वहाँ पर एस्टैब्लिश किया था उन्होंने, जो टेस्ट नेटवर्क बनाया था, उसको 4 जगह उनके पास ऑप्शंस थे जहाँ से, सो बेसिकली वो नेटवर्क सेट होने के बाद द फर्स्ट थिंग वाज कि उसको भी टेस्ट करना है। Okay. हाँ, वो Test- टेस्ट वाली स्टोरी मुझे पता है कि Yes. वहाँ पे एक फनी चीज हुई थी जहाँ पे छोटा सा मैसेज उनको भेजना था, राइट? आई थिंक यू To नो। verify it, yes. So basically, उस चीज के लिए there were 2 universities. One was California University और दूसरा Stanford University था। Yeah. इन चारों में से इन 2 जगह डिसाइड हुआ कि यहाँ से एक जगह से नेटवर्क भेजा जाएगा, दूसरी जगह नेटवर्क रिसीव किया जाएगा, Test करने के लिए. टेस्ट करने के लिए कि जो नेटवर्क फॉर्म किया गया है उसमें मैसेज कितना स्मूथली जा रहा है नहीं जा रहा है। सो हम बोल सकते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री में जो पहला डेटा नेटवर्क जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ था, कम्युनिकेशन हुआ था, वो ये था। सो अब कैसा सिचुएशन था, एक जगह टीम बैठी हुई है, वो यहाँ से एंड वो फोन पे वेरीफाई कर रहे हैं दोनों जगह पे, दोनों यूनिवर्सिटीज में कि मैसेज आया, मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है। सो उनको भेजना था लॉगिन, Okay. उनको भेजना था लॉगिन। सो दे स्टार्टेड लॉगिन भेजना था, मतलब लॉगिन, बेसिकली लॉगिन मैसेज भेजना था अच्छा, यहाँ से सामने यूनिवर्सिटी में, लॉग इन एक टेक्स्ट लॉगिन टेक्स्ट भेजना था कि वेरीफाई कि ये हुआ या नहीं हुआ। दे स्टार्टेड विद एल, पहला मैसेज उन्होंने भेजा वहां से कि एल आया, आपकी यूनिवर्सिटी में एल आया, मैसेज आया। हाँ आया सर आया। गए तो दूसरा भेजो सर। क्योंकि ये वाला कम्युनिकेशन तो वो टेलीफोन से ही कर रहे थे, तो Right. पूछ रहे थे कि हाँ ठीक है। अब लॉगिन का एल पहुंच गया, पहुंचा सर। सेकंड मैसेज वाज ओ आया, दिख रहा है सर। ओके ग्रीन फ्लैग, वो आ गया। फिर इसके बाद आई गेस वो क्रैश हुआ था कि Yes, और yes. आगे So, सर नहीं आ रहा सर कुछ। जी भेजा यहाँ से अच्छा, और वो जी सिस्टम क्रैश हो गया, हम्म। नेटवर्क वहीं पे रुक गया। सो दैट वाज द फर्स्ट, आज भी अगर आप इंटरनेट का ट्रांसमिशन हिस्ट्री में देखें, दैट वाज द फर्स्ट मैसेज जो गया था एलओ, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके, तो वही अगर आप सही मायने में देखोगे तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। Not the successful, but at least this is how it started. Sir, as a product manager, I would say we wanted to send low for the first communication, and it was a huge success that we could send even one single letter. राइट, सो वही बेसिकली आपका आरपा वाला जो विंग इन लोग ने बनाया So था, I think वो इन सारी चीजों में ये जो Research आर्मी का प्रॉब्लम था, which Yes. was टेलीफोन लाइंस पे जो कम्युनिकेशंस थी, यूनिवर्सिटीज का भी सिमिलर कम्युनिकेशन हुआ। Yes. हाँ, So- टेलीफोन लाइन पे तो कम्युनिकेशन टेलीफोन लाइंस पे, so Yes. this was the first attempt की जो ये सारी data- kind of Skype data network sharing पे वगैरह में communication. बहुत प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटीज को। okay लाइक अगर एक डेटा स्टोरेज में शेयरिंग का प्रॉब्लम, आज कैसा है, हर यूनिवर्सिटी को अपने अपने हिसाब से सब चीजों का डेटा मेंटेन करके रखना पड़ता था। डेटा शेयरिंग बेसिकली ठीक है, अपना रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स। अब मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, इफ आई हैव शेयर्ड द एक्सेस आप सभी के साथ, Right. तो हम लोग कि मैं जो भी टाइप करूंगा वो आप सारा इजीली भी सबको देख मिल सकते सकता है। पहले होता था वो उतना बड़े-बड़े फाइल्स, पहले की जो डिस्क या जो होते थे जिसमें डेटा स्टोर होता था, वो बहुत बड़े-बड़े साइज में होते थे, हार्डवेयर जो होते थे, फिजिकल डिवाइसेस। हैं। हाँ, जिसको ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फोटो देख लो, ये वाली हाँ उसके लिए एक साइज photo देखो, देखिए, wow मतलब ऑलमोस्ट कितना बड़ा साइज का है वो।
अभी जो नेटवर्क ARPANET फॉर्म हुआ था, जो यूनिवर्सिटीज कनेक्ट हुए थे, कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट हुए थे? कुछ तो चाहिए होगा ना कनेक्ट करने के लिए। तार तो नहीं आया हमें। इस बार तो वहाँ वायर कम्युनिकेशन नहीं था ना। हाँ, लेकिन अभी इंटरनेट वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आपके पास वो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यू नीड अ डिवाइस ना। राइट। आज आप अपने राउटर घर पे वाईफाई इंटरनेट राउटर्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली इंटरनेट आप घर पे लाते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, आईएसपी से आपके घर पे एक राउटर लगाया जाता है। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज के पास सबसे पहले राउटर आया। अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि राउटर्स का काम कर रहा था वो डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस, राइट? So basically, what we are trying to say is similar to routers. Universities के पास भी there were certain devices Okay. which were connected so that we are not actually again using the same wired protocols and principles. So what was this device actually? इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। सो अगर आप ये इमेज भी देखोगे ना तो ह्यूमन साइज का है पूरा ये। आज का जो राउटर है, इवन अपने घर में भी हम लोग देखेंगे तो वो काफी छोटे हो गए हैं। But I think ये जो interface messaging processor है, इसके protocols अलग होंगे उस टाइम पे या सेम प्रोटोकॉल जो आज के डिवाइसेस यूज कर रहे हैं? तो ये जो हम बोल रहे हैं, ये आईएमपी जो हम देख रहे हैं, एकदम ह्यूमन साइज्ड मशीन, how did this actually work? If wires are not actually transmitting the message, how is this working? तो जो IMP है, तो एक बहुत सारे चेक पॉइंट्स थे इसके लाइक A, B, C, D। Right. तो अगर मैसेज को A से D तक जाना है तो वो पहले A to B जाएगा, B to C जाएगा और C to D जाएगा। तो इस सिस्टम से जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो सिस्टम और सिक्योर हो गया। बेसबॉल में ना ये जब रन भागते हैं तो जैसे क्रिकेट में अपना रन भागते हैं वो स्ट्रेट भागते हैं, बेसबॉल में ट्रायंगल भागते हैं तो एक के बाद दूसरे का दूसरा, वैसा टाइप का सिस्टम। वैसा टाइप। ओके, ग्रेट। जैसे सिटी का बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो अगर हमें लाइक हम जाते हैं ना, वाया जाते हैं, हाँ, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप इवन अगर मुझे बेसिकली अब यहाँ ठीक है सीएसटी से मुझे वाशी जाना है, आईनो के बीच में काफी सारे स्टेशन आने वाले हैं जहाँ पे ट्रेन रुकेगी, तुम्हें नहीं उतरना वो ठीक है, तुम्हारा डेस्टिनेशन वाशी है, लेकिन ट्रेन तो वहाँ रुक के ही पहुंचेगी वहाँ पे। सो आईएमपी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स बेसिकली अ राउटर which helps in sending information through various nodes. But जैसा कि तुम्हारा बस का एग्जांपल था, तो लाइक बसेस में यूजुअली बस नंबर्स होते हैं जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ पे जाएगा। हाउ इज इट देन डिजिटली जहाँ पे उनको ये पता है कि सो लाइक अगर मैं तुम्हें मेल भेजता हूँ तो यू डू गेट माय ईमेल आईडी इज टू फ्रॉम, बट अभी तो आई डोंट थिंक ईमेल इज इन्वेंटेड राइट नाउ। बेसिकली यूनिवर्सिटीज को पता कैसे चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है, किसका रिसर्च है, हाउ डू दे वेरीफाई इट, हाउ इज इट डन? So there were protocols. Protocols are nothing just but set of rules. Okay. Standard set of rules जिसके ऊपर पूरा नेटवर्क चलता था। Okay. So one of the initial protocols जो बनाए गए थे that was TCP/IP. TCP/IP का जो बेस ये था ना प्रोटोकॉल, वो एक 3 से 6 महीने के अंदर विंडसर्फ एंड टीम ने बना दिया था, बट उसके बाद टू परफेक्ट द होल प्रोटोकॉल दे टुक अराउंड 10 years. So when this was perfected somewhere around 1977, what they saw was main जो ARPANET के 400 यूजर्स थे, ठीक है, अक्रॉस यूनिवर्सिटीज। तो इन 400 यूजर्स को उन्होंने ये बोला कि आप जो अभी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 years 1981 तक यू हैव अ डेडलाइन कि यू नीड टू स्विच ऑन TCP/IP or else we'll take away our computers. Only way he could say that was because he was the head of one of the heads of the programs, and ये सारी जो प्रोग्रामिंग जो बाकी रिसर्चर्स एकेडमिक्स जो ये ARPANET का पार्ट थे, they were all being funded by the government. So basically they had to do it. So once in 1981 they came on board to around 400 users on TCP/IP, and then as we know 1984 में ARPANET was renamed to internet. इसके बाद और एक बहुत मस्त कहानी, जब ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स बन गए, so right now is working in Google and his title over there is the internet evangelist, and the problem which he is working on right now is interspace internet,
यानी कि अर्थ से अगर मार्स पे जाओगे तो आज की जो प्रोटोकॉल्स है जो आपके अर्थ के इस पे जाते हैं वो आप मार्स पे सेम प्रोटोकॉल नहीं यूज कर पाओगे बिकॉज वो उतना दूर है। तो आपको कोई भी मैसेज भेजने को घंटों और दिन लगेंगे, तो वहां के लिए कैसे सॉल्व करोगे आप, उस पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड द बेस ऑफ व्हाट मेड द इंटरनेट। हाँ, नीड ये था, नीड ऑफ एन So आवर once- आपका वॉर वाला right. सिचुएशन था। उससे उसके बाद फिर Communication पे कम्युनिकेशन पे आ गए कि डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें बनाना है। पॉल बैरन आया पिक्चर में जिसने डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का थॉट प्रेजेंट नीड किया, रखी लेकर आया। पैकेट स्विचिंग के साथ। RAND ऑर्गेनाइजेशन में काम RAND करता था, RAND में काम कर रहा था वहां पे। Right. एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि आपका पैकेट स्विचिंग उसने इंट्रोड्यूस किया, व्हिच वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हो कि अब कल को यूएसएसआर कोई भी प्लान करता है न्यूक्लियर एक्टिविटी या फिर बॉम्बिंग या फिर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, योर कम्युनिकेशन विल बी स्टेबल, यूएस का कम्युनिकेशन स्टेबल रहेगा। फिर अदर देन दैट आपका आरपा इंट्रोड्यूस हुआ। आरपा पिक्चर में आया जिसने यूनिवर्सिटीज या फिर एजुकेशनल फील्ड में वो सारी चीजों को, रिसर्च की फील्ड में सारी चीजों को बेटर करने के लिए main focus was always to be on the like war front पे how they can advance, but they started with a university based projects for the academicians which was then later converted to internet, and then obviously once the internet was born, yeah, the basic communication systems were born for the internet. They wanted to use it in war zone or let's say aircrafts, tanks, military jets and all of those things. So once these networks started to grow, so I think it was still not internet actually, because these were still own individual networks. They still needed to be connected together. So that's when I think TCP/IP came, जिससे ये सारे networks एक साथ एक connect हुए। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे आ गया। Standard protocol हुआ around 1984 में। ARPANET was renamed to internet. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब बेसिकली कैसे, लेमन मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं है कि कैसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बेसिकली कोई भी चीज को जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, राइट, उसको ऑपरेट करने के उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। सिमिलरली इंटरनेट एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, जहां पर उस टाइम पे तो वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था ना, बट उसी के तरफ जाना था ना। तो जैसे- अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजें वहां पे बिल्ड करेंगे, सिंक कैसे होगा? इसके लिए वहां पर जरूरत था कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बनाए जाए जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आज इंटरनेट पे चलते हैं। तो जो भी चीजें आज इंटरनेट पे हो रही हैं, चाहे वो आपका जो डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गया हो या जो डीएनएस हो गया है, आईपी हो गया है, ये सारे की सारी चीजें उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही कंट्रोल होती है। ओके, जिसका स्टार्ट तब हुआ था टीसीपी/आईपी के टाइम पे। गॉट इट, ठीक है। तो ये और उसको स्ट्रीमलाइन कर रहा था सारे कम्युनिकेशन को, नेटवर्क को बेसिकली, ठीक है। There is another interesting story about जिससे आज लाइक कम्युनिकेशन के लिए जो चीज आज हम मतलब ऑलमोस्ट देयर आर कितना 2.6 बिलियन एक्टिव ईमेल यूजर्स आते हैं, टोटल समवेयर अराउंड 4.6 बिलियन ईमेल्स आते हैं। मतलब हर बंदे का एक डुप्लीकेट ईमेल है। जो पहला ईमेल हमने कॉलेज में बनाया था, जिसमें रॉक्स को ROX स्पेल किया करते थे। करेक्ट। सबके फोन में मल्टीपल ईमेल्स, तो भाई मेरे में भी 3-4 है। इंटरनेट सिंपली एक ऑर्गेनाइजेशन पे अपना नेटवर्क, यहाँ पे लैन आप चलाते हो? हाँ, वो इंट्रा है कि वो बाहर का कोई और नहीं उस पर प्लग इन कर सकता। इंटरनेट ऐसी चीज है, इट्स ओपन एंड कनेक्टेड टू इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स। कॉलेज में होता है ना, इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज में सब आते हैं, इंटर कॉलेज में सिर्फ अपने कॉलेज वाले। तो वैसा इस समय इंटरनेट था इन द सेंस की सब नेटवर्क्स के, आरपा का अपना अलग नेट था, अच्छा, तुम्हारा एक अलग फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन का अलग नेट होगा, एक अलग 6-10 यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपना अलग नेटवर्क बना लिया था, अलग अलग कॉर्पोरेशंस बन गए थे जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया था। तो वो लोग क्या करते थे, लाइन लीज करते थे और अपना नेटवर्क उस पर बना लेते थे, और फिर बिजनेसेस को या जो रिच इंडिविजुअल्स है उनको ये देते थे कि आप हमारा सर्विस यूज करो, मेल यूज करो, वो लोग भाड़ा देके उस हिसाब से अपना नेट बनाते थे। इस समय पे विंडसर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, उसमें आ जा रहा है
कि पहले सबका अपना अपना नेटवर्क बनाया हुआ था लोगों ने, तो अब वो अपने नेटवर्क पे ही दूसरों को बेसिकली जो जिनको जो पैसे वाले कॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं कि भाई आओ तुम्हारा हम सिस्टम बना के दे रहे हैं, वहाँ पे चला के दे रहे हैं चीजें, तब ये तुम्हारा विंडसर्फ आए। विंडसर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में था उस समय, उसने ARPANET छोड़ दिया था। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन था जो बिजनेस ईमेल, बिजनेस कम्युनिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करवाते थे। तो उसने क्या किया, उसने तुम्हारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और बोला क्या हम आपके नेटवर्क पे अपना सर्विस दे सकते हैं। तो उन्होंने उस समय टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उतनी थी नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, एक गवर्नमेंट के नेटवर्क पे एक प्राइवेट कंपनी एक सर्विस दे रही है, तो बाकी प्राइवेट कंपनी को क्या लगा, इट इज लाइक जो आज गवर्नमेंट का नेटवर्क है उस पे कल तुम्हें जियो फाइबर मिले तो एयरटेल भी और ये सब बाकी लोग क्या बोलेंगे, भाई हमको भी ये हमारा भी हक बनता है कि अगर हम पैसे दें हमें भी ये दिया जाए। सेम चीज तो गवर्नमेंट को सबके लिए खोलना पड़ा। द मोमेंट इज इट ओपन, सारे लोग वो नेटवर्क पे कनेक्टेड हो रहे हैं। अब आपका इंट्रानेट जो है इंटरनेट की तरफ जा रहा है, जहाँ पे बिकॉज इफ अभी तक क्या था, it was only open to academicians, researchers and military people. The moment फिर जो 1980s में आपका बहाव आया, जहाँ पे तुम्हारा एप्पल, IBM सारे पर्सनल कंप्यूटिंग का जन्म हुआ तुम्हारा 80s में। बिकॉज उसके पहले तक जो भी इंटरनेट बना था उसका पर्पस भी मिलिट्री और ये रिसर्च बेस्ड था। It was never intended to make it for public use. There were a lot of happy accidents which happened in that way, some purposefully, some not so purposefully, which made it accessible to people, जिसकी वजह से आज चाहे हम इंडिविजुअली बोले या हम पब्लिकली बोले या हम एज एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बोले, we can use and deploy internet. It is one of the very core reasons कि आज इवन जो हम businesses खड़े कर रहे हैं, those businesses are not vertically oriented businesses but rather horizontally oriented and dependent on other sources. Because imagine if Amazon को Amazon बनना होता और उसके पास पेमेंट सिस्टम नहीं होता, पोस्टल सिस्टम नहीं होता, उसके पास तुम्हारा जो शॉपिंग का इंटरनेट का सिस्टम नहीं होता, पीसी का सिस्टम नहीं होता, हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी। वर्टिकली ओरिएंटेड बिजनेस खड़ा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आज हम ड्रॉप शिपिंग तक आ गए हैं, जहाँ पे ना प्रोडक्ट तुम्हारा है, ना शिपिंग तुम्हारा है, ना पेमेंट्स वो डिपेंडेंसी जो रिलीज करवाई है इंटरनेट ने, चाहे वो आप पर्सनल लेवल पे बोलो या आप बिजनेस लेवल पे बोलो। What was the exact moment या फिर टाइम जहाँ पे पब्लिकली इस चीज को लेकर आया गया और बोला गया कि दिस इज द इंटरनेट? मतलब बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखो आज जो इंटरनेट इतना एक्सेसिबल है, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लॉन्ड्री ऑर्डर कर सकते हैं, दूध ऑर्डर कर सकते हैं, सारा कुछ डिपेंडेंट है। मुझे कहीं जाना है, मैं मैप ओपन करूंगा, देखूंगा, ही लोकेशन कंफर्म करूंगा। एग्जैक्टली। तो ये इतना ऐसे ह्यूमन लाइफ में सिनर्जी में कैसे आ गया? I think it's difficult to make it a single moment, but there are multiple moments which we can talk about. Like in 1984, ARPANET was actually renamed Internet. Then we have the first email, which made communications much more easier. We have the birth of World Wide Web. We can talk about the first of these things. We can talk about certain moments which made, as you said, the internet accessible and so integrated or initiated in our own lives today. So I जैसे कि ईमेल, फर्स्ट ईमेल आया होगा, starting with the तभी first one, right? कोई सोचा नहीं होगा कि इतना ज्यादा वो यूज होने वाली चीज है, because we cannot imagine a corporate life or culture without email. अरे आपका सर, दिन का हम शुरुआत गुड ही होता मॉर्निंग ही करते हैं, हमारा SOD ईमेल से, और दिन एंड होता है हमारा EOD ईमेल से। तो हाँ, there will be वही वैसे moments अलग अलग टाइप के। आज के even the internet email stats which Alkesh was mentioning, they are crazy. तो अभी अगर देखा जाए तो 2.6 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। Okay. 2.6 बिलियन With और Active हाँ। users in the sense कि वो एक्टिव daily यूजर्स ones या हैं फिर daily 1 ones। 2 3 They 4 are ऐसे actually using 2.6 emails and 4.6 billion operational email accounts which are in operation. So it's a very big number. तो इतना इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था?
ये जो चीज आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है, चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन हो, पर्सनल कम्युनिकेशन हो, हर जगह हम ईमेल यूज कर रहे हैं, ईमेल का यूज होता है हर कोई, मतलब आज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज यूजिंग ईमेल्स। हाउ इट स्टार्टेड, कहां से शुरुआत हुई थी? I think we Ray Tomlinson Yes. was the one, right? हाँ, सो बेसिकली क्या होता था, अलग अलग कंप्यूटर्स में अगर जब मैसेज भेजना होता था सेम नेटवर्क पे, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था कि कौन से यूजर ने भेजा है। तो उन्होंने ही आइडिया निकाला कि हम लोग अलग अलग मशीन्स को यूजर नेम @ एंड नेटवर्क आईपी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So basically, because उस समय पर्सनल कंप्यूटिंग नहीं थी, so एक कंप्यूटर ही जैसे मैं निखिल आदर्श तीनों यूज कर रहे हैं, यस, you don't know आपको गाली किसने मिली। तो yeah, basically any update you don't know because उस कंप्यूटर का उस समय आइडेंटिफिकेशन था, यस, ना कि यूजर्स का आइडेंटिफिकेशन था। करेक्ट। बट आइडिया जो आज हमारा यूजर आईडी का होता है कि यूजर नेम @domain.com, ये वहां से ही आया था कि कोई भी एक यूजर कंप्यूटर का नाम ले ले @IP एड्रेस लगा के, Okay, so he was the originator of the idea of the @ symbol also, he only कैसे आया? एक y@? yeah, so that आज is के what it's very similar to why hashtag. yeah, You ठीक है, अगर हिस्ट्री में पहला चीज वो @ की जगह हैशटैग यूज करता तो आज और यहाँ पे हैशटैग की जगह @ यूज करता तो आपको डिफरेंट यूज करने लग रहा होगा। हैशटैग डिजिटल वो स्टॉक। उसको एक कुछ तो एक कैरेक्टर चाहिए था, एक स्पेशल कैरेक्टर जिससे वो डिफरेंशिएट कर सके। Right. He decided it to be At @ एंड फिर तब से सब लोग वही फॉलो करते हैं, आज भी वही चीजें हम फॉलो करते हैं ईमेल्स। अब वो ईमेल तो आज पत्थर की लकीर हो गई भाई। अब व्हाट्सएप मैसेज किसी को करते हो तो वो ठीक है, हाँ, आपका लाइक ईमेल इज लाइक आपका लीगल एविडेंस, प्रोफेशनल हो जाता है। प्रोफेशनल लीगल एविडेंस में भी यूज होता है। मेल चेक करो, आपका मेल हाँ, आया। मेल चेक किया, मेल में डाला है। और वैसे ही अगर कोई बड़ा पब्लिक फिगर कह लो या एक स्टेट का एक प्रोमिनेंट फिगर, अगर वो पहला मेल यूज कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है एक बस बनेगा ही। Right. और क्वीन एलिजाबेथ II, इन्होंने ये पहली हेड ऑफ स्टेट थी जिन्होंने ईमेल यूज की। उनका यूजर नेम ये था हर मैजेस्टी एलिजाबेथ II। यूजर नेम भी दे रहे तो उसमें एकदम @@ कहां गया? अरे तो @ तो मैं सीखे पता उसी है यूजर नेम सिस्टम का आईडी है, सिस्टम का आपका आईपी आता है ना, ये जस्ट यूजर नेम @ से पहले वाला पार्ट है। तो क्वीन एलिजाबेथ II को एक यूजर नेम भी दिया गया HME2, जिसका फुल फॉर्म था हर मैजेस्टी एलिजाबेथ II। ओके, तो उसका शॉर्ट फॉर्म करके HME। HME2 ऐसे रोबोटिक नाम लग रहा है। हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II। अब नाम इतना बड़ा हो तो आपको शॉर्ट फॉर्म देना पड़ेगा। So yeah, you were also mentioning a very funny story about the first email, right? राइट। सो आज क्या होता है, जब हमें कुछ टेस्ट करना होता है, कुछ टेस्ट मैसेज मिलता है, हम नॉर्मली क्या टेस्ट करके 1 2 3 ऐसा कोऑर्डिनेट्स देते हैं। हाँ। सो वो चीज उसी तरह की सिमिलर चीज पहले से भी होती रही थी। जो पहला टेस्ट में भेजा था उसमें टेक्स्ट था टेस्ट 1 2 3, या फिर जो कीबोर्ड का अपना Q से लेकर P तक का पूरा रो रहता है, जो फर्स्ट रो ऑफ योर कीबोर्ड, उस पे जस्ट सारे उसके मैंने उसके बच्चे ने मेरा प्रेस करके जस्ट सेंड। सो दैट इज हाउ दे सेंड द फर्स्ट मैसेज। वो उस मैसेज के साथ भेजा था। 1971 में द फर्स्ट मैसेज यू आर सेइंग जो ये गया था, बट I think 76 and this was so important even from that time कि getting that username differentiation कि 1976 even in less than around 5 years 75% of the whole ARPANET traffic was just emails, so it's easily the highest used tool राइट। even from the very start of internet as we know ह्यूमन it. नीड के ऐसी जगह पे इन लोगों ने पेनिट्रेट किया था। बेसिकली वही स्टार्टिंग फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा मेजर पार्ट था। व्हेन वी वर रिसर्चिंग के लिए मैं, तो हम लोगों ने भी वो देखा था कि कम्युनिकेशन वाली चीजें पे जितना भी आपने इनोवेशन किया है, सारी चीजें मोस्टली सक्सेसफुली रही है। अब आप टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर रहे थे, सबके घर में भाई टेलीफोन था, इंडिया हो यूएस हो। उससे पहले क्या था, लेटर भेज रहे हो, कम्युनिकेशन तो करना है, तरीके हमें ढूंढने थे। सिमिलरली आपका जब ईमेल आया तो आपको ऑब्वियसली वो और instant हो गया। हाँ इंस्टेंट If हो you गया, had that फॉर्मल हो device, गया। it could be
वही जो आप लेटर या टेलीफोन भी भेज रहे हो, हम्म, तो टेलीफोन के लिए यू नीडेड द अदर पर्सन टू बी इन द vicinity of another telephone right. to get the communication through. Hmm, Email made it possible कि even though if they are not in the vicinity, right. it could You still the get mail. the Hmm. communication. Right. But the speed was much faster than what a normal letter would be. लेटर, हाँ, लेटर से कंपेयर करें एटलीस्ट एक वीक लगेगा वहां पे, यहाँ पे आपको विद इन अ मिनट और सेकंड वो जा रहा है। तभी से उन्हें बस एक बहाना कह लो या कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए था हाँ, कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कर पाए। और कितना एफिशिएंट होता जाए हाँ। कम्युनिकेशन, वो इवॉल्व होते चला गया। सो 1971 के बाद 1973 में डार्पा को एक मॉडल प्रेजेंट किया गया कि जो भी एक प्रॉपर ईमेल का एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। एंड 1977 तक ARPANET ने वो फॉर्मेट अप्रूव किया, जिसमें हम आज देखते हैं ना, फॉर्म का फील्ड होना चाहिए, टू का फील्ड होना चाहिए, हाँ। सब्जेक्ट आएगा, From to CC। आज जो चीजें हम लोग नॉर्मल हो गई हैं, ये तब वहां पे एक फॉर्मेट उन्होंने सेट किया था जिसको फॉलो आज तक कर। ऐसा है। जी हाँ, And also one thing we would like to mention, because it was an Indian American scientist Yeah. who actually named it email. ओके। Shiva Oh. Ayadurai. Okay. So, India represent. Yes, that's a proud thing. So again I think इसके बाद ही जो आपके फर्स्ट ईमेल सर्वर्स हो गए, जो Hotmail, Yahoo, AOL, हाँ, so these started popping up basically अब आपका in the mail 80s I आ think. गया था, मेल आ गया था। then 80s में it was ISPs और बाकी कंपनीज ईमेल एज अ सर्विस प्रोवाइड करना उन्होंने शुरू किया, होस्ट बनाने शुरू किए कि अगर आपका कॉर्पोरेशन, बिजनेस कॉर्पोरेशन है, आपको मेल्स परचेस करने हैं, लेना है, तो यू कैन सिंपली गो एंड परचेस फ्रॉम देम। वहां से उन कंपनीज का स्टार्ट हुआ, जो आज हम लोग बहुत सारी ईमेल होस्टिंग कंपनीज देखते हैं, ये उस समय 80s में स्टार्ट हुआ था। बट अगेन इसमें भी हर स्टोरी में एक छोटा ट्विस्ट या वेलनेस पार्ट जरूरी है। I think we should also talk about the first spam, Yes, because we are talking about email. It's not complete. आज का email जो हमें तो रोज आते हैं स्पैम, ये आज- स्टार्ट कब हुआ था? आज की email experience is not. It's incomplete without the spam. कोई भी अच्छी चीज होती है उसके साथ साथ उसके The other side of the the coin. other side of the coin, तो The वो चीजें proverbial other side. ईमेल स्पैम का स्टार्ट हुआ गैरी थ्यूरेक करके। सो बेसिकली उनका एक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट्स थे। सो मे बी ही थॉट कि अब लोगों को अगर हम ईमेल जैसा टूल मिल गया है तो मैं मास में लोगों तक जा सकता हूँ, अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकता हूँ और उससे थ्रू मैं सेल्स जनरेट कर सकता हूँ। सो व्हाट ही स्टार्टेड यूजिंग, उसपे वो स्पैमी टाइटल्स जिसको लोग क्लिक करें या उसके अंदर टेक्स्ट इस तरह से डालता था। The OG clickbait. Yes, वो एक आइडिया था। The first person who email marketing जिसने स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग बोल सकते हैं जिसने आज के स्टार्ट टाइम किया। पे ईमेल मार्केटिंग तो आपकी लीगल चीज है, Right. सब करते हैं। बट उसका प्रॉब्लम ये था जिस तरह के वो मैसेजिंग यूज करता था, दैट वाज मोर काइंड ऑफ स्पैमिंग। एंड उससे उन्होंने 1978 में ही जनरेटेड अराउंड $13 million इन सेल्स। एंड इसकी वजह से उनको एक टाइटल मिला था। इसलिए आज तक ईमेल मार्केटिंग चल रही है। सब वो रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं $13 million. और उनको उसलिए टाइटल दिया गया था फादर ऑफ स्पैम का। 2007 में उन्होंने कंप्यूटिंग वर्ल्ड को बताया कि मैं आई शुड बी द फादर ऑफ ई मार्केटिंग। करेक्ट। हाँ, मैंने I एक्चुअली totally agree. आइडिया लगाया कि ईमेल्स आए, ईमेल का इन्वेंशन हुआ, तो अभी मैं कैसे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकता हूँ इजीली। That's a simple example of ingenuity. राइट। Because he was the first to think of it. अब उन्होंने अगर email एक आपने वो चीज वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में देख सकते हो। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर ये भी बोला था, अगर आपका एयरलाइंस में लगेज खो जाता है तो आप जाके राइट ब्रदर्स को थोड़ी ना ब्लेम करेंगे, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ई मार्केटिंग, ना कि फादर ऑफ स्पैम। This was his own individual yet, but I think the first business practice, like as a business, which was those business spam करना चालू किया, that was in April 1994. It was स्पैम एज अ बिजनेस। no, not spam as a business, but as a business of spamming people in 1994. That was, I think, a couple of lawyers from Phoenix, Lawrence Lawyers? Carter,
obviously sir. Lawrence Carter and Martha Siegel. And later on they also ended writing up a book on it. So उससे भी पैसे कमाए उन्होंने. पहले स्पैम करके कमाया, फिर उस पे बुक लिख के कमाया. कैसे किया जाए उसके ऊपर पैसे That कमाए. was spam into wisdom. Nice. So I think this was one of the major important moments. Let's move on from this important moment to another important moment. जैसे The birth of World Wide Web. हमने ईमेल भेज दिया, हमने स्पैम भी भेज दिया, मार्केटिंग भी कर ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन यार वही जो बचपन में हम लोग प्रोजेक्ट दिया जाता था स्कूल में और गूगल पे जाके जो सर्च कर देते साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी चीज का जो Science project information किसने search किया? Topics information. Gravity नहीं Science information जो मेरे डाल देंगे. गूगल बोलता है ये के साथ में कर सकते हो, और बोलता है नहीं जो मेरे टीचर ने दिया वो वाला बता. ग्रेविटी नहीं डालेगा. नहीं ठीक है ना, ईमेल आपका हो गया बिजनेस वाली चीज, लेकिन अभी जो हम लोग का इंडिविजुअली जो पहला इंटरेक्शन इंटरनेट के साथ तब हुआ था जब That was with I think with a web browser. प्रोजेक्ट्स जब भी साइंस प्रोजेक्ट मिला हो या फिर स्कूल का कुछ काम था बेसिकली रिलेटेड टू अपना स्टडी या फिर पढ़ाई से, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ ढूंढने के लिए कुछ रिसर्च करने के लिए इंटरनेट यूज किया है. तो वो उतना आम जिंदगी में कब आया और कैसे आया? So I think this started in around 1989 with a man called Tim Berners-Lee, ओके who was a particle physicist in Switzerland, Geneva. ओके Because as we know, particle accelerator वहीं पे situated है. So he अब उनके पास, because they were researching on particle physics, they had lots and lots of documents. Yeah. The idea of just sorting through them, getting the right information at the right time quickly. अब आप जो सरकारी बाबू दफ्तर देखते हो, there are thousands and thousands of document. उसमें जाके बोलते हैं आपका फाइल निकाल लो और अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है. जब अरेंज अल्फाबेटिकली होता है तब हमें नानी याद आ जाती है. अब किसको याद करेंगे? तो उसके लिए भी क्रिएटेड अ रफ बेसिक प्रपोजल जिसमें 3 ऐसी बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने मेंशन की थी जिसके ऊपर आज काफी हमारा इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स चलते हैं. वन ऑफ व्हिच वाज HTML, the hypertext markup language, which helped us create GUI browsers, which we'll come on to later. Second, HTTP, which is hypertext transfer protocol. And thirdly, and the most importantly, वेब ब्राउज़र पे जाके जो हम URLs डालते हैं, YouTube, गूगल, URL, ये URL. तो अब ये चीजें again very similar to the Paul Barron story. When he wanted to do these things, it was not something which people could comprehend. कि यार ये भी कैसे होगा? तो उसके बॉस ने भी उस प्रपोजल पे सिर्फ यही लिख के दिया, वेग बट एक्साइटिंग. राइट. पॉल बैरन का जो प्रपोजल था वो काफी उसके बेसिकली रिजेक्ट जो हुआ थे था पहले. उन लोग बोले क्या कुछ भी बातें कुछ भी बातें कर रहे हैं. हाँ, अब बेसिकली वो इनह्यूमन लगेगा, एलियन बात लगेगी कि मैं अभी टेलीफोन के वायर से बात कर रहा हूँ, कल को आप बोल रहे हो कि नहीं आप बिना वायर के बात कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. कैसे कोई मानेगा? Later that year, after he received that vague but exciting response from his boss, he persuaded him to buy 2 computers and then continued his work, which later on led to the development of the first web browser, the first web server, and today he is the founder and director of the World Wide Web Consortium, which oversees the continuous development of आज जो हमारा web है उसका. So that is the story of the first. So basically this is the main thing जहाँ से जो वेबसाइट्स वगैरह का इजाद हुआ. आज जो हम वेबसाइट्स देखते हैं, URLs डालते हैं, अगर ये पार्ट नहीं होता तो इंटरनेट इसके बिना काफी अधूरा होता. World Wide Web तो हो गया, but what about the creation of the first search engine? Do you guys know it was created by 3 guys at McGill University in Montreal, Canada? Alan Emtage, Bill Heelan, and Peter Deutsch. Archie. Obviously, the name of the browser. I'm talking about the name of the inventors. Archie, right? अभी वेब इंटरनेट पे इतने सारे पेजेस, इतना सारा इंफॉर्मेशन था अवेलेबल, बट
उसको ढूंढे कैसे, निकाले कैसे, या उसमें से अगर आपको कुछ देखना है, जो अभी आपने एग्जांपल दिया था कि अगर एक कोई सरकारी दफ्तर में बहुत सारे फाइल्स हैं, वो भी हैphazard रखे हुए हैं, अब आपको कोई एक अल्फाबेट से भी निकालना है, कोई भी फाइल निकालना, आप कैसे निकालेंगे, बहुत मुश्किल है। सेम वे इंटरनेट जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, साइज बढ़ता जा रहा था, वहां पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रहा था, उसमें से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, ढूंढना है, वो आपको कैसे पॉसिबल है? आर्ची का आइडिया सिंपल था कि जितने सारे रिसोर्सेज हैं, आप एक कुछ क्वेरी डालेंगे, उसके हिसाब से वो फाइल्स को फिल्टर करके दिखाता था। सो इनिशियली इट वाज नॉट जो आज टेक्स्ट वगैरह सर्च नहीं करता था, वो फाइल को नाम से वो सर्च करके आपको रिजल्ट्स दिखाता था। one very important thing which they did was they made the code open source, राइट, so that encouraged more people to आज जो बाकी जो नए सर्च इंजन्स आए, सो दैट गिव देम द बेस कि किसके ऊपर, किसके हिसाब से आगे सर्च इंजन्स का आइडिया होना चाहिए। तो उसके बाद जब आपके नेटस्केप नेविगेटर या माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर या इवेंचुअली द जायंट that we know right now, Google, Yeah. these are all GUI browsers. Archie Right. was not like that. It No. couldn't search text, it could only search the FTPs or So the it files. was mainly for FTP files. It was mainly Right. for FTP file sites. आजकल ये हमारे कंप्यूटर कमांड प्रॉम्प्ट जैसा दिखता होगा, Correct. राइट? Yes. उसमें भी फाइल खाली सर्च आप करते लाइन्स रहते डालो और उसके हिसाब से Queries. आपको इन्फॉर्मेशन क्वेरीज डालो, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हैं। But हम्म। GUI उस टाइम पे नहीं था। आपको जो आज हम लोग GUI देखते हैं, सब आइकन्स दिखते हैं, सर्च बॉक्स है, बॉक्स सर्च दिखता है, बटन बटन दिखता है, वो सब चीजें नहीं था। वो मूल कमांड प्रॉम्प्ट आपको डालना है कमांड, एंड उसके हिसाब से आपको बस रिजल्ट्स लिस्ट में दिखेगा, नाम दिखेगा। I think we should be able to show a couple of references to what it is Sure. today and what it looked like at that particular moment in time. So I think we have covered the major important highlights or the moments which you Right. asked about. Right. How did it came to be today? One of the most recent moments, if we want to talk about, we can talk about the birth of AI, which has again reshaped how we look at internet as a whole. One Yes, more yes. interesting thing आज like about this search engine only. जब गूगल आया, गूगल सर्च इंजन, तो उसने क्या किया था, अगर आपको वेबसाइट्स वहाँ पे आपका सपोज आपने नया वेबसाइट बनाया, इफ यू वांट कि वो गूगल सर्च इंजन पे इंडेक्स हो, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन दिया था जहाँ पर आप अपना URL डालेंगे एंड वो आपको गूगल पे इंडेक्स कर जाएगा। I think we still do it to this day, right? We Yeah, do indexing अभी sites. करते हैं, बट पहले तो like अभी फिर भी Can you just explain indexing in बड़े layman language में? बेसिकली आपने एक नई वेबसाइट या कोई भी नया URL क्रिएट किया, अब इंटरनेट या सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि आपने आज एक नया URL बनाया, नया आपने वेबसाइट, नया डोमेन परचेज किया, नया वेबसाइट बनाया। Right. सो इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस जहां पर आप उस सर्च इंजन को बताते हैं कि भाई मैंने एक नया वेबसाइट बनाया है, इसको आप लो और आपकी डायरेक्टरी में ऐड करो, ताकि जब कोई यूजर उसको सर्च करने आए तो मेरा इंफॉर्मेशन वहां पे दिखाओ। दैट इज इंडेक्सिंग। टेलीफोन Basically- डायरेक्टरी की तरह था वो, बेसिकली हाँ, वो एक Yellow pages में नया Yeah, नाम so ऐड that करना। process was started in 1993, launched by Ali Web करके, जो आर्ची का ही दूसरा एक Right. था। यस, हम्म। तो उन्होंने वेबमास्टर्स करके एक टूल बनाया था जिसमें आप इंडेक्सिंग के लिए डाल सकते थे, एंड दे स्टार्टेड दिस कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस का जो आज एसईओ में बहुत यूज होता है। उस समय उन्होंने वो आइडिया निकाला था कि अगर आप कोई भी लिस्टिंग ऐड कर रहे हो, आप उसके कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं, सो दैट सिर्फ फाइल के नाम से नहीं, वो जब आपका सर्च क्वेरी सर्च करा जा रहा है तो वो कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस को भी सर्च करने के लिए यूज करेगा। Interesting. And then web crawler, that was the first search engine which you can say जिसपे आपका पूरा वेब का कंटेंट के हिसाब से जो आपको सर्च करके देता था। अभी तक जितने भी वेब ब्राउज़र जो भी बना था, that was more of कि आपका फाइल का नाम क्या है, कीवर्ड्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। वेब क्रॉलर वाज द फर्स्ट सर्च इंजन जो आपका वेबसाइट के अंदर का कंटेंट भी लेता था, जिसके बेसिस पे वो सर्चेस दिखाता था। सर्च इंजन का नाम था वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर वाज द सर्च इंजन। सो आज जो हम लोग सर्च इंजन बोलते हैं ना कि आपका पूरा टेक्स्ट वगैरह सब रीड करके उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाता है, सो दैट वाज विद द वेब क्रॉलर इट स्टार्टेड।
सिमिलरली अपना एआई भी आज अगर हम लोग लेंगे तो वो भी काइंड ऑफ सिमिलर काम करता है right? कि जो भी एक डेटा सेट हमने प्रोवाइड किया है फिर उस लैंग्वेज पे उसको ट्रेन किया है उसी से वो प्रोसेस करके हमें इनपुट्स देता है या फिर रिजल्ट्स देता है राइट बट हम्म। एआई में एक चीज कैसा है हम्म। एआई में आज लाइक इंटरनेट जो बना हुआ है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड किया है कंट्रीब्यूट किया है जिसकी वजह से आज वो इंटरनेट है हाँ हजारों ब्लॉग्स लिखे हुए blogs हैं लिखे हुए विकिपीडिया हैं, पे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है Right. बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज हैं सब साइट्स हैं सब लाखों कुछ करोड़ों हजारों बहुत कम पहले कैसा होता था लोगों को लाइक एक ये रहता था कि हम कंटेंट ऐड करेंगे हम इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे देयर वर इंसेंटिव्स उनको उसके बदले में पैसे मिलेंगे मोनेटाइज कर सकते हैं मोनेटाइज कर सकते थे हम्म। धीरे धीरे अब वो चीज कम होती जा रही है because we could monetize our contributions. हम जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन डालते थे it was monetizable. आज के टाइम पे दो कारण हो रहे हैं पहला में देख रहे हैं people are preferring to look on AIs like ChatGPT, Copilot for their answers. Second, even the most basic search engines, they have stopped showing the search results first and they are starting to show the user-generated responses first. If you would remember, around 4-5 years ago, there was a case done on Google in Australia or UK. I'm not sure, we'll have to fact check that. But the case was done by the news associations. बिकॉज गूगल पहले आंसर दिखा दे रहा था और उन लोग को सर्च रिजल्ट के अंदर जाने नहीं दे रहा था सो इफ आप गूगल पे जाके वेबसाइट पे क्लिक नहीं करते हो दे कैन नॉट मोनेटाइज बिकॉज वो आपका यूजर एंगेजमेंट या आपके यूजर जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो वो एंगेजमेंट टाइम अपने एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं अगर गूगल वो आंसर लेके पहले ही आपको सर्च करके इसमें दिखा देता है these people have no incentive, these people have zero incentive to write or contribute to the internet. What can happen tomorrow is because जो हमने अभी तक contribute किया है AI उसमें से आपको AI models को train करना होता है तो AI models train होते हैं पुराने information पे आपका आज तक इंटरनेट पर जो information आया है AI models उस पर train हुए हैं and वो आपको भी एक जानकारी दे पा रहे हैं अगर आप चैट जीपीटी वेब से कोई फ्री वर्जन यूज करता होगा तो उनको नीचे दिखा भी आता होगा कि दिस मॉडल इज ट्रेन्ड अंटिल सो एंड सो डेट तो उसके बाद का इंफॉर्मेशन उसके पास आया नहीं है अगर आगे जाके इफ वी आर डिसइंसेंटिवाइजिंग द पीपल टू ऐड ऑन मोर इंफॉर्मेशन व्हाट विल हैपन इज सिंपली 10 years down the line how do you think the AIs will perform the corporations themselves उनको कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा to just create content to train their AIs because जो AI खुद ट्रेन हो पाए और खुद चीजें समझ पाए वो सिर्फ टर्मिनेटर में था वो रियलिटी में नहीं है तो वी आर एट अ वेरी डबल एज स्वॉर्ड वाले एज पे कि वी आर करेंटली गेटिंग बेटर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एआईज रादर देन सर्च इंजिन्स बिकॉज वी डोंट लाइक टू गो टू 3 different links 5 different links to get our answers if we can get that in one paragraph but at the same time because we are not going to that 5 sites we are not encouraging people to write more contribute more कल जाके जो आज हमें पैराग्राफ में आंसर मिल रहा है that would no longer be relevant 10 15 20 years down the line that's something to think about that's crazy प्रॉब्लम बस एक है कि एआई वाला कंटेंट ज्यादा वो लोग भी खुद जो ब्राउज़र से प्रमोट कर रहे हैं ऊपर दिखा रहे हैं हम भी एज अ यूजर हम सीधे चैट जीपीटी इस तरह के जो टूल्स यूज करके वहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम लोग प्रेफर नहीं करते कि मैं वहां पे जाके एक्चुअल जो आर्टिकल्स है वहां पे जाके टाइम वेस्ट करके as a human तो उसकी वजह से उनको पैसे नहीं मिल रहे उनको क्या उस चीज के लिए as humans we are inherently lazy we want the easier way out तरीका है वही यूज करेंगे तो we are also not 100% to blame for it स्टार्टअप्स को वो वो सोचना चीज़ पड़ेगा कि मतलब- कैसे उसको इंसेंटिवाइज किया जाए this is something which can be very interesting for our business viewers जहाँ पे this is an opportunity which a company can exploit and create some solutions वैसा टाइप से which जहाँ पर encourage both which encourages people to contribute so that they can monetize and also which encourages the AI angle of it. So that is something which the giants of today are looking to solve, but this is something which even a startup can chip in and solve maybe. That's something to think about. Because end of the day, if we are creating a company, the goal is to make life easier for the user. राइट सो इन अ वे एआई आज जितना चीजें आसान कर रहा है वो इट्स लाइक फॉर अ टेम्परेरी पीरियड बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे
if we don't find a solution, हाँ, there are so it's like हमने कल जो मेहनत की उसका हम आज एंजॉय कर रहे हैं, but we are not doing anything for tomorrow. right, or maybe again we are trying to do, but there is some kind of gray area Right. because this is not a sure shot. So basically इंटरनेट जो बना है वो हम सब लोगों ने यूजर्स ने उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करके उसको बनाया है, Right. और अगर हम और इसलिए वो आज हमें इतना हेल्पफुल हमारे लिए बना है और हमें हेल्प कर रहा है. Exactly. एंड इफ यू वांट कि वो हमें कंटिन्यूअसली उसी तरह से हेल्प करते रहे, Right. तो हमें सिर्फ एआई पे डिपेंड होने की जगह जैसे पहले हम इंटरनेट के लिए कंट्रीब्यूट करते थे, इंफॉर्मेशन डालते थे, ऐड करते थे, we'll have to find out some ways कि हम एआई भी यूज कर सके और वो चीज को भी कंटिन्यूअस Exactly. चालू रख You सके. cannot beat millions and millions of people adding their own content, their perspectives, data, information. everything. That's really not possible for like just कि कुछ कंपनीज आएंगी और वो सारा डेटा ऐड करेंगी. That's not possible. क्योंकि वो आप मेरा पर्सनल स्टोरी, मेरे बिजनेस का पर्सनल स्टोरी आपको नहीं पता, आप कितने भी बड़े ब्रांड बन जाओ, Basically AI just can enhance the information, राइट, but उसको एक base I don't think AI can enhance. It can basically summarize. summarize it. Yeah. Yeah. So Because most of summarize the के लिए times if भी you हाँ, see चार AI लोगों का कई बार opinion information लेके- खराब कर देता है. Yeah. जिस हिसाब का अभी के मॉडल्स है. but we are expecting eventually to grow, Obviously. कि वो करके better output देंगे. इवन आप वही सर्च करो ना कि बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी, तो देयर आर 50 प्लस एजेंसी जो अपना अपना डाल रहे हैं. Right. आपको मोस्टली चीजें सिमिलर मिलेगी, Yeah. लेकिन कुछ यूनिक चीजें Yeah. सारी एजेंसी अपना देख रहा है. The crux of the Uniqueness है. matter is same, But but what everyone AI has their will own do, perspective. AI क्या करेगा कि अब मैं 50 आर्टिकल्स में से ये 5 चीजें जो सबने बोली है, दिस इज द समरी, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, ये फॉलो कर लो. And तो that's not आपको- always the best thing. राइट, करेक्ट है, क्योंकि वो सारे लोग फॉलो और कर रहे उसी हैं. वजह से काफी जो कंटेंट है वो जेनरिक लगने लगता है. Exactly. So again, यहाँ भी again there are two ways to look at it. If I am, let's say, किसी का हाथ कट गया या कोई ऐसा बेहोश हुआ है और फिर मैं इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, अब क्या करना है, तो मैं 10 साइड पे नहीं जाऊंगा. तो आज AI बेटर है कि हाँ भाई ये 5 चीज सबने बोली है, ये कर, पहले पेशेंट लगा, पानी दे, ये. बट अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेट्स से जब हमें इस we had to talk Yeah. about this, so all of us went down, we did our own research. You cannot do वहाँ that पे through AI. this why AI बहुत जेनरिक चीज आती है, हम बोलते हैं हाँ हम इंटरनेट किया बनाता, है, वर्ल्ड वाइड वेब बनाता. ट्राई किया था तो वो वही आता है, वो समरी आती है आपको कि ये चीजें. That is not at all helpful. So I think it also depends on use cases. So in certain use cases, AI right now is AI also is very helpful. helpful. AI is helpful, but eventually अगर हम इंटरनेट पे बाकी जो हम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन अभी तक का होता आ रहा है, उसको अगर हमने पूरी तरह से बंद कर दिया, then AI won't be as useful as it is now. Obviously. So अगर That's हमें the उसको crux of कंटिन्यूस it. हमें उसको यूज करते रहना है, so simply the thing is कि AI खराब नहीं है, AI is helpful, but उसको हेल्पफुल बनाए रखने के लिए हमें इंटरनेट पे कंट्रीब्यूशन करते रहना जरूरी है. वो वैसा ही है कि AI एक इंस्ट्रूमेंट है और हमें उसे यूज करना आना चाहिए, ना कि हम टोटली उस पे रिलाय हो जाए Can और सब AI करके देगा. Can AI be as revolutionary as the internet? It already is in some instances, specifically in medicine or some जगह पे जहाँ AI. yeah. These guys they use I think AI for their complex surgeries, yeah, even some kind of जो research. Medicines वगैरह ले जाने के लिए Exactly. So बहुत सारे जब आप humanly research करते हो और आपको बहुत thousands and thousands of data collate करना है, and then आपको उसमें commonalities ढूंढनी है, तो as अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम humanly करते थे, उसके बाद हम Python के queries लिखने लगे, लेकिन वो भी AI से और efficient हो सकता है. So I think if we train वही कि जो वही बड़े स्केल पे या फिर वो मास वाला काम आपको करना है, रोबोटिक काम करना है, वहाँ पे AI is helpful. but that human जो touch, uniqueness that या uniqueness or the personal experiences, touch आता है, those reflection आता है. will always be irreplaceable. So I think Yeah. that's it for today. Yeah. Please stay tuned with us if you want to watch more content in relation to the internet, businesses, digital marketing, any kind of marketing, basically something which excites us in relation to branding or digital marketing. So stay tuned with that. We'll be Thank you, internet, for making us for allowing us possible to do this. Yeah.